Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Cellular respiration and glycolysis. Cellular respiration is carried out in two ways, either aerobic respiration or anaerobic respiration. So, as we know, aerobic respiration means in the presence of oxygen and anaerobic respiration means in the absence of oxygen. Aerobic respiration के steps देखेंगे अब हम. So glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain and oxidative phosphorylation. So if we talk about anaerobic respiration, so anaerobic respiration के जो steps हैं, glycolysis के नतीजे में क्या होगा? ग्लूकोज is converted into two molecules of pyruvic acid. This pyruvic acid is then converted into different compounds in different organisms. If we talk about yeast, then it will be converted into ethyl alcohol. And if we talk about humans, then it will be converted into lactic acid. So as pyruvic acid is a 3 carbon compound और उसके ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब टोटल कार्बन्स कितनी हो जाएंगी? 6. सो अगर हम इथाइल अल्कोहल के फॉर्मूला को देखें तो डेट विल बी C2H5OH. इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स तो 4 कार्बन हो गए. तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे. सो डेट्स वाई 2 + 4 6 कार्बन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं. इन द केस ऑफ लैक्टिक एसिड दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड 2 और इसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो 6 कार्बन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. सो इन द केस ऑफ दिस conversion there is formation of 2 ATP. ये हम नेक्स्ट जब ग्लाइकोलाइसिस भी स्टडी करेंगे तब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे 2 ATP की प्रोडक्शन होती है. तो जब भी हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखिएगा ATP जो फॉर्म्ड होते हैं इन द केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज ऑलवेज 2. तो ये बात आपने याद रखनी है. These things are very important for the MDCAT point of view. तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्लाइकोलाइसिस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप अंडरस्टैंड करें. सो ग्लाइकोलाइसिस दैट इज कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ग्लाइकोलाइसिस की 2 फेजेस हैं. एक है प्रेपरेटरी फेज या जिसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, preparatory phase, and the second one is the oxidative phase. Oxidative phase को पे ऑफ फेज भी कहा जाता है बिकॉज इसमें पे करना होता है. तो वो आगे चल के आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगी कि सो इन द प्रेपरेटरी फेज सबसे पहले क्या होता है कि दैट ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट in the presence of ATP that gives 1 phosphate to glucose molecule and get it phosphorylated और ADP जो है वो फॉर्म होगा. तो एक ATP जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा जो कि फॉस्फोराइलेट करेगा ग्लूकोज को और वो G6P यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली एंजाइम भी यूज़ होता है. तो जो एंजाइम्स कुछ आगे चल के भी आपकी बुक में दिए गए हैं तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी यूज़ होता है. तो फॉस्फोराइलेज भी इसको कहते हैं, फॉस्फोराइलेज. ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज देन converted into fructose 6 phosphate. This is the rearrangement step or that is carried out by an enzyme that is known as
फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमिरेज, यानी कि जो आइसोमिरेज है इस एंजाइम का नाम, क्योंकि फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर द आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी एज योर बुक सेज, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट is again phosphorylated by another ATP molecule that is converted into ADP, and one phosphate is added at the carbon number 1 of fructose 1,6 bisphosphate. ये हो जाएगा fructose 1,6 bisphosphate. तो बिस का जो मीनिंग है वो आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि बिस इज़ फॉर कि अगर एक जो फॉस्फेट है वो एक कार्बन पे हो और एक फॉस्फेट जो है वो किसी दूसरे कार्बन पे हो, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो दो डिफरेंट कार्बन पे मौजूद होंगे, तो उसको हम बिस का नाम देंगे. जब एक ही कार्बन पे दो फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बाई या डाई का नाम देंगे. तो आपने यहाँ पे देखा कि एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो गया. ऑब्वियसली यू नो कि जब कोई चीज़ बनानी होती है तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ को बनाने के लिए. तो आपने यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि ग्लूकोज पहले फॉस्फोराइलेट हुआ, उसमें एनर्जी ऐड की गई, उसके बाद फ्रक्टोज में भी एनर्जी ऐड की गई. अब हाई एनर्जी बॉन्ड जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट हैं. अब क्या होगा, यहाँ तक फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स. वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड अदर इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में भी कन्वर्ट हो जाएंगे. ये जैसे रिवर्सिबल साइन जो है वो शो किया गया. तो अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू G3P. इसका मतलब G3P कितने हो जाएंगे, 2 G3P हो जाएंगे. तो हर G3P फिर आगे कन्वर्ट होगा और फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा. तो प्रेपरेटरी फेज ग्लूकोज से स्टार्ट होती है और DAP और G3P की फॉर्मेशन तक ये रहती है. इसको कहते हैं प्रेपरेटरी फेज, क्योंकि हमारे पास वो मॉलिक्यूल बन जाता है, G3P फॉर्म हो गया है, जिससे आगे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो चेन रिएक्शंस हैं, वो कंटिन्यू होंगे. तो इसलिए यहाँ तक हम कहते हैं दिस इज वन इज द प्रेपरेटरी फेज. तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, फ्रॉम ग्लूकोज टू DAP एंड G3P. तो DAP और G3P की फॉर्मेशन तक ये प्रेपरेटरी फेज होती है. उसके बाद स्टार्ट होगी अब ऑक्सीडेटिव फेज, एज यार नेम इंडिकेट्स है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और उसके बाद फिर यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी होगी. ये भी हम देखते हैं वो कैसे होगा. ये मैंने 2 रिएक्शंस यहाँ पे शो किए हैं. तो ऑब्वियसली हम एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो दूसरे रिएक्शंस के साथ भी वही सब कुछ हो रहा होगा. तो G3P ऑक्सीडेशन, G3P क्या होगा, डेट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, दैट NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH molecule, and as it is the oxidation process, तो इसमें inorganic phosphate भी add होगा and same is carrying out over here. तो मैं एक के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो same is carried out over here. तो यहाँ पे phosphate add हुआ, हम the inorganic phosphate है और ये इसके कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हो गया. इट विल बिकम 1,3 फॉस्फेट, इसके कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. तो इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है. और इसके बाद क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ATP. यहाँ पे फॉर्म होगा फ्रॉम ADP. एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी और ये बन जाएगा ATP. तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP. तो इधर भी ये बन रहा है, इसका मतलब 2 ATP बन गए. तो डेट विल बिकम 3 फॉस्फोग्लिसरेट. अब थर्ड कार्बन पे जो है वो फॉस्फेट अटैच है. नाउ दिस थर्ड कार्बन फॉस्फेट इज देन चेंज द पोजीशन बाय द एंजाइम म्यूटेज. म्यूटेज एंजाइम इसकी पोजीशन चेंज कर देगा और इसको कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे ले आएगा. तो इट विल बिकम 2 फॉस्फोग्लिसरेट. अभी जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है यहाँ पे स्टेप होगा
डिहाइड्रेशन, ये याद रखना है, दैट इज अ स्टेप ऑफ डिहाइड्रेशन। यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज हुआ, इट विल देन बिकम फॉस्फोइनोल पायरुवेट। Now this phosphoenol pyruvate again have a high energy phosphate, और इससे फिर आगे यहाँ पे अगेन ATP की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम ADP, और ऑब्वियसली अब इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है, फॉस्फेट यहाँ पे आ चुका है, तो पायरुविक एसिड इज विदाउट एनी फॉस्फेट ग्रुप, so then it will form the adenosine triphosphate again, one is here, one is here too. So here we can see, or we can write like this one. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ जाएगा। ATP यूज़ कितने हुए, 1 and 2 ATP। ATP फॉर्म कितने हुए, 4 ATP। So we can say the net gain of ATP is 4 minus 2, it will be 2 ATP. So NADH2 form, NADH2 इसको कर लेते हैं हम, is 2. So as 1 NADH2 is worth of 3 ATP. So here we can say ATP from NADH2 is equal to 3 into 2, it will be 6 ATP. So gross ATP will be, gross is means that the total ATP is 6 plus 2, it will be 8 ATP. So from glycolysis we get a gross total of ATP that will be 8. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हम ATP के डायरेक्ट बात करते हैं, ये 2 ATPs की, तो ये जो 2 ATPs हैं इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATPs, जो डायरेक्ट बनते हैं। तो ये वो ATPs होते हैं जो डायरेक्ट बनते हैं। जो NADH2 से ATP फॉर्म होते हैं वो डायरेक्ट नहीं बनते, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर हमें रिसीव हो रहे होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि नेट गेन ऑफ ATP जो सबस्ट्रेट लेवल ATP है, तो वो आएगा 2 ATP, और अगर ग्रॉस ATP पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनते हैं, तो वो आएगा 8 ATP। अगर सिंपली वो पूछे कि नेट गेन ऑफ ATP कितने हैं, तो वो आएगा 2 ATP। इसे हम एनर्जी कैलकुलेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो इसी चीज़ की होती है, इसी टेबल की होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को अब देखते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे टेक प्लेस होती है। तो इसमें अभी तक जो हमने अंडरस्टैंडिंग की वो ये अंडरस्टैंडिंग की, यीस्ट। सो व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ यीस्ट, दैट ग्लूकोज that is converted into pyruvic acid. So as we know that glucose is a 6 carbon compound, और जो pyruvic acid है इससे वो 2 pyruvic acid फॉर्म होते हैं। इन दिस स्टेप जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि NAD is reduced to NADH2. In the case of absence of oxygen, this pyruvic acid is then converted into, in the absence of oxygen, this pyruvic acid is converted into acetaldehyde. In this step, carbon dioxide is released. This acetaldehyde is then converted into ethanol, यानी कि ethyl alcohol, ethyl alcohol. अब ड्यूरिंग दिस स्टेप दिस NADH2 is again converted into NAD+. So जो NADH2 फॉर्म हुआ वो इस प्रोसेस में अगेन NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये NADH2 अवेलेबल नहीं होता फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में नहीं जाएगा पायरुविक एसिड, तो और ये NADH2 भी इसलिए अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये NADH2 रिड्यूस हुआ, ये NAD
ये रिड्यूस हुआ तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं नोट करने के लिए, ठीक है। यीस्ट के अंदर क्या होता है, दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरूविक एसिड। इसमें आपकी बुक में यीस्ट का भी डिस्कशन की हुई है, प्लस प्रिमिटिव सेल्स भी लिखा हुआ है आपकी बुक में। सो यीस्ट और प्रिमिटिव सेल में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड एंड दैट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानोल। और ये जो पायरूविक एसिड है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C3H4O3 एंड देन इथानोल इज फॉर C2H5OH। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूले भी आपने याद रखने हैं। तो यीस्ट के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन कितनी हुई। तो ऑब्वियसली जो हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP की फॉर्मेशन होगी नेट। तो इसका मतलब यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP। सो 2 ATP आर फॉर्म्ड ओवर हेयर। तो ये बात आपने याद रखनी है, 2 ATP आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ anaerobic respiration either in the yeast or in the case of the next one जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। Now in the case of in human muscles, so what will happen in the case of human muscles? That glucose is converted into pyruvic acid. The 2 molecules of pyruvic acid is formed over here. So there will be again the formation of NADH2 दैट इज ये कौन सा स्टेप है, ये रिडक्शन है, NAD की रिडक्शन हुई है। सो देन दिस पायरूविक एसिड इज देन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अगेन इन दिस स्टेप व्हाट विल हैपन, दिस NADH2 विल अगेन कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस, so that is the oxidation over there. So in the case of lactic acid का जो फॉर्मूला है वो हम सब जानते हैं, that is C3H6O3. So there will be 2 lactic acid formed in the case of human muscles, or these lactic acids are then accumulated in the muscle cell and cause the fatigue. This is another process जो हम next lectures में discuss करेंगे। So this is what happened in anaerobic respiration. So this is very important कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बहुत गौर से देखना है और समझना है। So now the points to ponder, very important points that will help. So most common fuel for cellular respiration, obviously glucose. So as we know, this glucose comes in our cells how? By intaking the starch. वो स्टार्च का हम इनटेक करते हैं, वो जो स्टार्च है that is then broken down into maltose, and from maltose it is further broken down into glucose. So this is how glucose comes in our body. Here, as you know, the enzyme is amylase and here is the maltase enzyme. तो ये ग्लूकोज जो है फिर ब्लड से फिर एंटर हो जाती है into the cell for via the hormone insulin. Glycolysis then take place in cytoplasm. और अगर हम इसको और स्पेसिफाई कर दें तो साइटोसोल में ये टेक प्लेस होता है, the fluid part of the cytoplasm. Breaking of terminal phosphate releases energy about 7.3 kilocalories of energy वो रिलीज करेगा। अब इस ATP मॉलिक्यूल के यूजेज जो हैं वो देखेंगे हम। सिंथेसिस ऑफ मोर कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये मैं इससे मेंशन करता हूँ, सिंथेसिस of more complex compounds. Active transport we have discussed in the case of plasma membrane. Muscular contraction, nerve conduction. Cellular respiration is essentially the oxidation process. ये बहुत important है। So next, this is very important जो बहुत ज़्यादा confusion create करती है बच्चों के अंदर। So NAD plus, that is the oxidized form, और
जो NADH है दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म जो रिडक्शन कॉज करता है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे। और NADP प्लस इज अगेन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड NADPH इज अगेन द रिड्यूस्ड फॉर्म। सो आप ये अब डायग्राम में देख सकते हो कि in the case of NADH and in the case of NADPH, the nicotinamide is located at the ribose sugar carbon number 1 of the ribose sugar, और जो कार्बन नंबर जो राइबोस सेकेंड राइबोस है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है NADPH में कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे। अब ये जो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंसेस बिटवीन दिस NADH और NADPH जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, समझना। इन द फर्स्ट डिफरेंस NADH इज द reduced form of NAD, NADPH is the reduced form of NADP. Second, NAD plus is the oxidized form, NADP is the oxidized form, ये हमने डिस्कस किया। NADH is involved in cellular respiration, NADPH is involved in photosynthesis. NADH produced in glycolysis and Krebs cycle, NADPH is produced in the light direction of photosynthesis. NADH used in the electron transport chain to provide ATP by oxidative phosphorylation जो हम डिस्कस भी करेंगे। NADPH used in the Calvin cycle to assimilate carbon dioxide to form carbohydrates. NADH do not contain a free phosphate group. NADPH contains a free phosphate group in the second position of the ribose which is attached to the adenine moiety। ये हमने डिस्कस किया इसकी डायग्राम में। NADH is involved in anabolic reactions, NADPH is involved in catabolic reactions. NADH less abundant than NAD+, NADPH most abundant form inside the cell. Next, if we talk about the phases of glycolysis, that is the preparatory phase and oxidative phase. This oxidative phase is also known as payoff phase. Preparatory phase is basically इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि इसमें ATP जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। और ऑक्सीडेटिव फेज को हम पे ऑफ फेज कहते हैं जिसमें ATP जो है वो फॉर्म होगा। ATP यूटिलाइजिंग स्टेप्स कौन से, जहाँ पे ATP यूटिलाइज होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, और नेक्स्ट इज दी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की फॉर्मेशन। ATP फॉर्मिंग स्टेप्स अब कौन कौन से हैं? ATP फॉर्मिंग स्टेप्स 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनना, एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन। सो एज वी नो यहाँ पे भी 2 ATP बनते हैं और यहाँ पे भी 2 ATP बनते हैं क्योंकि ये 2 स्टेप्स हैं। सो इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन स्टेप्स कौन से हैं? रेडॉक्स रिएक्शन स्टेप्स G3P से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन। इस स्टेप में G3P ऑक्सीडाइज्ड होगा और रिडक्शन किसकी होगी? NAD प्लस दैट इज रिड्यूस्ड टू NADH। सो ATP फॉर्म फ्रॉम 1 G3P, एक G3P से कितने ATP बनते हैं? सो आपने इसको नोट भी कर लेना है, 2 ATP। 2 G3P से कितने बनेंगे? 4 ATP। NADH2 formed in oxidative phase, 2 NADH2। 1 NADH2 has worth of 3 ATP. So 2 NADH2 will give 6 ATP total in electron transport chain, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। नेट ATP जो सबस्ट्रेट लेवल पे है वो 4 जो फॉर्म हुए 2 उसमें से यूज़ हो गए, तो ये रिमेनिंग रह गए 2 ATP। और अगर हम ग्रॉस ATP की बात करेंगे तो ये 2 ATP ये वाले प्लस इसमें 6 ATP जो है
वो ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 8 ATP। और इसमें फिर नेक्स्ट और डिस्कशन है कि ये जो NADH2 है ये जो साइटोप्लाज्म में फॉर्म हो रहा है। अब ये बातें भी याद रखने वाली हैं कि ये जो ATP बन रहे हैं ये तमाम ATP NADH2 ये साइटोप्लाज्म में फॉर्म हो रहे हैं। इस NADH2 ने देन एंटर होना है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जाने के लिए ये ATP यूटिलाइज करेगा, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास NADH2 से कितने ATP बनते हैं वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक जो ग्लाइकोलाइसिस के पार्ट तक जो हमने वैल्यूज़ को याद रखना है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आप इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से नोट भी करो और इसको याद भी करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझसे ये डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।